Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number 15 for important topic series for UGC Net JRF पेपर 1. Guys, यहाँ पर हम पेपर 1 जो कि important topic हैं यूनिट वाइज उनको हम कवर करवा रहे हैं आपको YouTube पर, जिसकी क्लास नंबर 15 है आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज. दिस इज पार्ट 2. इससे पहले पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. मैं आपको दिखा दूं कि पार्ट 1 में किस चीज़ की बात कर रहा हूं. दिस वाज पार्ट 1 क्लास जो कि क्लास नंबर 14 थी, जिसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के पार्ट समझे डिस्कस किया था. इसको हमने एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे बहुत सारे. इससे पहले हमने क्लास नंबर 13 में मैथमेटिकल एवरेज जो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, उसकी क्लास ली थी. इन सभी क्लासेस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एक सिंगल क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया है. तो आप इन सभी क्लासेस को देख लेना. सभी क्लासेस आपके लिए रिकमेंडेड क्लासेस हैं. गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं. साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं. सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें. This is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SGIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. Guys, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है बिकॉज ये जो हम आपको आज की क्लास में बताएंगे ना सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब आप लाइफ को जीते हो तो यहाँ पर भी काफी तरह की रीजनिंग आपके आसपास यूज की जाती है. बस आपको पता नहीं चलता कि किस तरह की जो रीजनिंग है उसको यूज किया जा रहा है. तो काफी अच्छी क्लास, काफी मजेदार क्लास रहने वाली है. मेक श्योर कि आप इस क्लास को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें. इस क्लास को देखने के बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. नेक्स्ट गाइस, इसमें आता है आपका पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन. इट इज एन इनफॉर्मल पॉलिसी अराइजेस व्हेन एन इंडिविजुअल अज्यूम्स समथिंग इज ट्रू ऑफ द होल जस्ट बिकॉज इट इज ट्रू ऑफ सम पार्ट ऑफ द होल. और गाइस, ये जस्ट उसका उल्टा है. जो हमने अभी देखा ना उसका उल्टा है. यहाँ पर क्या बोला गया है कि तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि कोई चीज संपूर्ण के बारे में सच है क्योंकि वह संपूर्ण के किसी भाग के लिए सत्य है. मतलब अगर आपका फ्रेंड, अगर आपने कहते हुए सुना होगा ना, ऐसे सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि इस इंसान को या कोई मिस्टर ए है, इसको तो संस्कार ही खराब है, इसके तो बहुत गलत संस्कार है, इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है, ये बंदा गलत है, इसका मतलब उसकी फैमिली भी गलत होगी, है ना. तो कहीं ना कहीं आप एक बंदे की बेस पे उसकी फैमिली को जज कर लेते हो. तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो गया. ये पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब है कि एक गलत है तो जहां से वो आया है वो सब गलत है. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल. सपोज करो आप एक हॉस्टल में रहते हो. ये एक हॉस्टल है, आप इस हॉस्टल में रहते हो और आप मिस्टर ए हो. आप इस तरह के इंसान हो जो कि थोड़ा सा गुस्से में रहता है और अगर रोड पे निकलता है, किसी से कुछ बातचीत हो गई तो उसको कूट पीट के आता है. मतलब गुंडागर्दी टाइप के इंसान हो आप. ठीक है, तो अगर आपको किसी रोड पे देख लिया किसी पर्सन ने कि अरे ये तो हॉस्टल में रहता है, इस वाले हॉस्टल में रहता है, ये तो गुंडागर्दी करते घूम रहा है रोड पे, तो उस पर्सन को ये लगेगा कि इस हॉस्टल में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे गुंडागर्दी करते हैं. मतलब ये हॉस्टल ही ऐसा है, यहाँ सारे गुंडे ही रहते हैं. तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक बंदा अगर गलत है तो सारे गलत होंगे, है ना. तो ये भी एक तरीके का पॉलिसी, एक एरर है क्योंकि आपने यहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया है. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, दैट इज दिस टायर इज मेड ऑफ रबर. अगर एक टायर जो है वो रबड़ का बना हुआ है, देयरफॉर द व्हीकल ऑफ व्हिच इट इज पार्ट इज आल्सो मेड ऑफ रबर. और इसलिए जो कार, जिस कार में लगा हुआ है वो कार भी रबड़ की बनी हुई है. तो गलत कंक्लूजन हो गया ना. सपोज करो ये कार है, इस तरीके से आपके इसमें व्हील लगे हुए हैं, है ना. तो ये अगर रबड़ के बने हुए हैं तो आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर ये रबड़ का है तो इसका मतलब कार भी रबड़ की होगी. तो गलत हो गया क्योंकि कार तो बहुत डिफरेंट पार्ट से बनती है, लोहे से और स्टील से, बाकी जो मेटल होते हैं वो भी लगाए जाते हैं ना. तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है. यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्लीट जो चीज है उसके बेस पे एक जो है उसका अगर पूरा ही खराब है, पूरा हॉस्टल खराब है तो एक सिंगल बच्चा भी खराब है. ये है पॉलिसी ऑफ डिवीजन. पूरा हॉस्टल खराब है तो यहाँ पे रहने वाला मिस्टर ए भी खराब होगा. तो ये क्या आपका पॉलिसी ऑफ डिवीजन है. और इसका जस्ट उल्टा है ये वाला पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन. इसमें क्या है कि अगर मिस्टर ए खराब है, गुंडा है, मिस्टर ए गुंडा है और जिस हॉस्टल में ही रहता है, इसका मतलब है कि वो हॉस्टल ही खराब है, वहां रहने वाले सब लोग खराब हैं. तो ये क्या है, दिस इज पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन. ये जस्ट उसका उल्टा है. आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला समझते हैं. नेक्स्ट आपका पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट. ये क्या है गाइस,
It is an informal policy and a deductively valid but unsound argument occurring in a statistical syllogism when an exception to a rule of thumb is ignored. क्या बोला जा रहा है कि यहां पर ये तब उत्पन्न हो जाती है जब क्या होता है, कौटित्मात्मक रूप से मान्य लेकिन निराधार तर्क है, जब अंगूठे के नियम के अपवाद को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब यहां पर क्या होता है गाइस कि एक एग्जांपल है कि समझते तो आपको अच्छे समझ में आएगा, जहां पर रूल ऑफ थंब जो है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कटिंग पीपल विद नाइफ इज ए क्राइम, अगर आप इंसानों को चाकू से काटोगे तो वो क्राइम कहलाता है। और जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो चाकू से काटते हैं इंसानों को, तो इसका मतलब जो सर्जन है वो क्रिमिनल है, उनको जेल में डाल देना चाहिए उठा करके। तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर एक रूल ऑफ थंब बनाया था पुलिस ने एक रूल ऑफ थंब बनाया था कि भाई जो इंसानों को चाकू से काटेगा, पेट में चाकू भोंक देगा, वो एक क्रिमिनल कहलाएगा। और यहाँ सर्जन जो पोस्टमार्टम कर रहा है या एज ए डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो वो भी तो चाकू का इस्तेमाल करेगा काटने पीटने में, तो वो क्रिमिनल कहलाएगा क्या? तो आपने अगर ये कंक्लूजन निकाल दिया कि सर्जन भी क्रिमिनल है, तो इसका मतलब आपने गलत कंक्लूजन निकाला है, और इस तरह के गलत कंक्लूजन को बोला जाएगा फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट। समझ में आ गया? दुर्घटना की भ्रांति, हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक। ये भी आपका इनफॉर्मल पॉलिसीज के पार्ट है। हम जितने भी पढ़ रहे हैं सारे के सारे इनफॉर्मल पॉलिसीज के पार्ट होते हैं। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, पॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट के अंदर आप ये याद रखना कि रूल ऑफ थंब को इग्नोर कर दिया जाता है। तो भाई एक रूल ऑफ थंब था जिसको आपको मानने को बोला गया था और आपने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन याद रखना रूल ऑफ थंब के भी एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप साइंस में आपने पढ़ा होगा तो हर रूल के कोई ना कोई एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो कौन है? सर्जन। कि भाई अगर सर्जन इस्तेमाल करेगा चाकू एक एज ए डॉक्टर एज ए इलाज करने में, तो वो जो है वो इस रूल का एक्सेप्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? दिस इज नॉन एज रूल ऑफ एक्सीडेंट। चलिए गाइस, आई होप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है गाइस, यहां पर क्वेश्चन को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर जो भी स्टेटमेंट रहेगी उसको लेकर के चीजों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन का मतलब पहले से आपने अनुमान लगा लिया। और प्लूरल इंटेरोगेशन इज a question that has a presumption that is complex. The presumption is a proposition that is presumed to be acceptable to the respondent when the question is asked. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूर्व धारणा कर ली गई है ऑलरेडी। पूर्व धारणा एक प्रस्ताव है जिसे प्रश्न पूछे जाने पर प्रतिवादी को स्वीकार्य माना जाता है। मतलब जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ऑलरेडी आपने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि वो ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? तो जब आपने क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें ऑलरेडी इस चीज को माना हुआ है, ऑलरेडी चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि इसका मतलब आप अपनी पत्नी को पहले पीटते थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर क्या है, आपने ये नहीं पूछा कि क्या आप अपनी पत्नी को पीटते हो या आप अपनी पत्नी को नहीं पीटते हो, ये नहीं पूछा गया। क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? तो इसका मतलब है कि बंदा जो था वो पहले से पत्नी को पीट रहा था। तो वो चाहे कुछ भी बोले आप, इसका मतलब है कि जो ऑडियंस है वो यही समझेगी कि पहले से वो पीटता हुआ आया है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल मैंने और दिया हुआ है एक, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और जूस। अगर घर पे कोई मेहमान आता है, आप उससे पूछते हो कि आप कॉफी लेंगे या जूस लेंगे, तो यहां पर आपने दो ही तरह के, मतलब आपने पहले से प्रिज्यूम कर लिया, पूर्व धारणा बना ली कि जो बंदा है कि दो चीजें लेगा, कॉफी या जूस, या हो सकता है कि आपके पास ये दो चीजें अवेलेबल हो, इसलिए आपने ऐसा किया, या पूर्व धारणा लगा दिया आपने। तो गाइस यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है बहु प्रश्न। मतलब आपने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन ही ना बचे, और जो ये चीज आपने पूछी वो प्री एक्सेप्टेबल है, पहले से एक्सेप्ट किया जा चुका है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज किया जाएगा। भले उसको टी पीनी है, उसको चाय पीनी है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन आपने कॉफी और जूस पूछा, इसका मतलब जो चीजें पहले से ही प्री एक्सेप्टेबल हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसी होगी उसे कहा जाएगा पॉलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं, पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। इसको तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एग्जांपल दे करके। पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या होती है? समीकरण का भ्रम। अरे समीकरण नहीं है यहाँ पर, मतलब लैंग्वेज को गलत तरीके से, जो चीजें अस्पष्ट होती हैं, जहां पर एक वर्ड के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं, तो उस तरह के वो बोला जाएगा पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। इन लॉजिक इक्विवोकेशन इज एन इनफॉर्मल पॉलिसी रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड एक्सप्रेशन इन मल्टीपल सेंस विद एन आर्गुमेंट। It is a type of ambiguity that stems from a phrase having two or more distinct meaning, not from the grammar or structure of the sentence. क्या बोला जा रहा है कि इस तर्क में समीकरण और अनौपचारिक भ्रम है जो एक तर्क के भीतर कई अर्थों में एक विशेष शब्द अभिव्यक्ति के उपयोग से उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार की अस्पष्टता है जो दो या दो से अधिक स्पष्ट
विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांश से उत्पन्न होती है और ना कि वाक्य के व्याकरण संरचना से। अब गाइस सुन लो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक वाक्य में जो बोला गया उसमें जो एक वर्ड है और जो दूसरे वाक्य में वर्ड है उनको प्रोनाउंस सेम तरीके से करते हैं, लेकिन मीनिंग दोनों की अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना डेजर्ट वाला, कि एक डेजर्ट का मतलब होता है मीठा और एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों में मतलब अलग अलग है, लेकिन आपने उन दोनों वर्ड्स को इस तरीके से लॉजिक में यूज किया कि आपने चीजों को मैनिपुलेट ही कर दिया, मतलब कंक्लूजन गलत निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑल ट्रीज हैव बार्क, जितनी भी ट्री होती है सबके सब में बार्क होता है। बार्क क्या होता है? बार्क का मतलब होता है पेड़ के अंदर जो छाली होती है, जो उसकी बॉडी होती है, जो स्किन होती है पेड़ की, उसको कहते हैं बार्क। तो ऑल ट्रीज हैव बार्क, ठीक है। अगली स्टेटमेंट है एवरी डॉग बार्क, हर कुत्ता भौंकता है। यहाँ पर बार्क का मतलब है भौंकना और यहाँ पर मतलब है छाल, इसकी स्किन पेड़ की। देयरफॉर एवरी डॉग इज ए ट्री, इसका मतलब है कि जो जितने भी कुत्ते हैं सबके सब ट्री होते हैं। तो ये गलत हो गया ना। आपने क्या किया, यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करने में इन दो स्टेटमेंट में कॉमन चीज देखी कि जो बार्क है वो ट्री से रिलेटेड है और ये जो बार्क है ये डॉग से रिलेटेड है। इसका मतलब डॉग ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। इसलिए आपने बोल दिया कि एवरी डॉग इज ए ट्री, जबकि यह कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दिस इज नॉन एज इक्विवोकेशन फॉल्सी। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब मीनिंग ही गलत है, मतलब आपने वर्ड की मीनिंग ही गलत निकाल ली, तो इसको कहा जाता है इक्विवोकेशन। समझ में आ गया। यहाँ पर वर्ड की एम्बिजियस बोलते हैं ना, एम्बिजियस बोलते हैं आई थिंक, आप हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट। जहां पर मीनिंग अस्पष्ट है, मीनिंग सर्टेन नहीं है, आपने गलत मीनिंग निकाल ली है, इसका मतलब वो इक्विवोकेशन वाली फॉल्सी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए हुए मैंने इसके, जैसे गॉड कहते हैं 1 मिलियन ईयर्स टू मी इज ए सेकेंड, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए 1 मिलियन ईयर का मतलब है 10 लाख ईयर जो है एक सेकेंड के बराबर है। तो मैन कहता है व्हाट अबाउट 1 मिलियन डॉलर, आपके लिए 1 मिलियन डॉलर कितना होता है? तो माई लॉर्ड भगवान से पूछता, तो गॉड कहते हैं अ पैनी, एक पैसे के बराबर होता है मेरे लिए 1 मिलियन डॉलर। तो मैन कहता है माई लॉर्ड गिव मी अ पैनी, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो भगवान से कहता है कि चलो भगवान मुझे एक पैनी दे दो। तो गॉड कहता है नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ बस। तो यहाँ पर भगवान खेल गए, क्योंकि उनके लिए एक सेकेंड के बराबर क्या है? 1 मिलियन ईयर्स, और उस पर्सन के लिए 1 मिलियन ईयर का मतलब बहुत कुछ, वो तो 60 70 80 साल ही जिएगा। तो यहाँ पर इस तरह में, इस तरह की जो पॉलिसी इस वाक्य में, इस सेंटेंस में जो पॉलिसी यूज की गई है दैट इज इक्विवोकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, इस सेकंड को 1 मिलियन से कंपेयर किया गया और उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए जो सेकंड है ना, उस पर्सन के लिए जो सेकंड है वो एक सेकंड है, लेकिन भगवान के लिए एक सेकंड 1 मिलियन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग अलग अलग बन रही है। यहाँ पर भगवान के लिए एक सेकंड 1 मिलियन ईयर्स के लिए है, लेकिन उस इंसान के लिए एक सेकंड ही रहेगा। ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भगवान के लिए और जो एक पैनी है वो 1 मिलियन डॉलर की इक्वल बताई गई है, लेकिन इस इंसान के लिए तो एक पैनी रहेगी, एक पैसा ही रहेगा, है ना। भगवान के लिए 1 मिलियन डॉलर बोला गया है, तो यहाँ पर जो एक पैनी है इसका 1 मिलियन डॉलर भी है, और यहाँ पर जो एक पैनी है वो एक पैनी भी है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक पैनी जो है वो एक पैसा जो वो इंसान के लिए है, लेकिन भगवान के लिए एक पैनी 1 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो यहाँ पर पैनी वाला जो वर्ड है ना, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, दो जगह अलग अलग मीनिंग बन रही है और इस वजह से यहाँ पर इक्विवोकेशन वाला पॉलिसी बन जाती है। हिंदी में पढ़ के समझ लेना आप लोग, है ना। नॉइसी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक, यहाँ पर जो नॉइसी चिल्ड्रन है, जो बच्चे शोर करते हैं वो सरदर्द होते हैं, है ना। और एक स्टेटमेंट में ये बोला गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जाता है 2 एस्पिरिन विल मेक हेडेक गो अवे, 2 एस्पिरिन जो है आपके हेडेक को दूर भगा सकती हैं। सो 2 एस्पिरिन विल मेक नॉइसी चिल्ड्रन गो अवे, और इसलिए जो 2 एस्पिरिन है वो 2 बच्चों को भगा सकती हैं, मतलब उनको गायब कर सकती हैं। तो ये क्या कर, ये तो गलत हो गया ना, आपने पॉलिसी गलत निकाल ली। यहाँ पर जो हेडेक था वो बच्चों को बोला जाता है कि बच्चे सरदर्द होते हैं, और यहाँ पर जो हेडेक है वो सर, आपके जो सर में दर्द हो रहा है ना, आपके जो सिर में दर्द हो रहा है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पर इसलिए एस्पिरिन को कंपेयर कर दिया गया चिल्ड्रन से, जबकि ये एस्पिरिन दवा वाली है जो आपके हेडेक को गायब करेगी, ना कि इस हेडेक को जो कि बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर हेडेक जो है, दो चीजों को कंपेयर किया गया, हेडेक को एस्पिरिन से, हेडेक को बच्चों से, और इसलिए एस्पिरिन को बच्चों से कंपेयर कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर गलत मीनिंग निकाल ली गई हेडेक की। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो हेडेक है वो आपके सर में दर्द है, और यहाँ पर जो हेडेक है वो बच्चों वाला है कि बच्चे सर दर्द होते हैं, बच्चे हल्ला बचाएंगे तो सर दर्द हो जाएगा, ये अलग वाला सर दर्द है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरह से जो आप वर्ड्स की गलत मीनिंग निकाल लेते हो और मैनिपुलेट करते हो, दैट इज इक्विवोकेशन। एक आता है गाइस आपका स्लिपरी, इन स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट। स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? अ कोर्स ऑफ एक्शन इज रिजेक्टेड बिकॉज विद लिटिल और नो एविडेंस
वन insists that it will lead to a chain reaction resulting in an undesirable end or ends। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो एक के बाद एक की जाएगी, एक तरीके से स्लिपरी हो जाएगा, एक चैन बन जाएगी यहाँ पर रिएक्शन की। The slippery slope involves an acceptance of a succession of an event without direct evidence that this course of event will happen। जैसे मैंने आपको बताया था कि बारिश होगी तो बारिश की वजह से अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो किसानों की इनकम अच्छी होगी, जब किसान हमारे देश में समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, अब पता लगे बारिश ही नहीं हुई, लोग सब खत्म, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक चैन बनाई जा रही है। स्लिपरी स्लोप कहते हैं कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक आपको जो है चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग भी कई बार आप टीवी पे भी देखा होगा, और या फिर आप लोगों ने कई बार एक बिजनेस मॉडल देखा होगा जिसमें एक बंदा कहता है कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, है ना, एक मूवी में भी आई थिंक सीन था, एक मुर्गी खरीदूंगा जो कि 2 अंडे देगी, 2 अंडे से 2 बच्चे होंगे। ठीक है, फिर 2 बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो भी 2-2 अंडे करके देंगे, फिर मेरे पास 4 अंडे, इस तरीके से बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, तो उनके भी 4-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर उनसे भी बहुत सारे अंडे होंगे। इस तरीके से मैं मुर्गी फार्म खोल लूंगा। मैं मुर्गी फार्म खोलूंगा तो मैं एक बहुत अमीर आदमी, एक रिच इंसान बन जाऊंगा, और इस तरीके से मैं अपनी कार परचेज कर लूंगा। अब यहाँ पर एक मुर्गी से लेकर के वो कार तक पहुंच गया। ठीक है, एक रिच इंसान, एक अमीर इंसान बन गया, पता चले मुर्गी मर गई तो लोग सब खत्म, कुछ नहीं हो रहा आगे, है ना। तो गाइस यहाँ पर जरूरी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, ये जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ अगर ऐसे ही होता जाए तो पॉसिबल है, लेकिन क्या पता वो ना हो, जरूरी तो नहीं ऐसा होना, है ना। तो इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो आपके स्लिपरी स्लोप के अंदर डाल दी जाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसमें श्रृंखला की प्रतिक्रिया जो है वो बना दी जाती है, श्रृंखला बन जाती है एक के बाद एक के बाद एक, और इसीलिए इसको फिसलन कहा जाता है। फिसलन ढलान का मतलब है इस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाते जाते हो, एक के बाद एक घटनाएं जो भी हैं आप फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को इवेंट बना करके बना देते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, इफ यू डोंट डू योर होमवर्क, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे क्लास में। अगर आप क्लास में फेल हो जाओगे तो आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे, स्कूल नहीं जा पाओगे तो आप ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे कॉलेज से, और मतलब कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे आप, और अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं, अगर कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो आप पुअर रह जाओगे, आप घर परचेज नहीं कर पाओगे अपना खुद का, और इसलिए आप हमेशा घर में, आप हमेशा गरीब रहोगे, पुअर रहोगे, भिखारी बन जाओगे फ्यूचर में अगर आप होमवर्क नहीं करोगे। लो, होमवर्क से स्टार्ट किया था और भिखारी तक पहुंचा दिया। तो मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, और हो भी सकता है मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई होमवर्क नहीं करोगे तो हो सकता है कि क्लास में फेल हो जाओ, है ना, मतलब कहने की आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है और इस वजह से आपके हो सकता है कि क्रोनोलॉजी बन जाए इस तरीके की, लेकिन ये 99.99% में फेल हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में उसका मन ना हो, बाद में कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करे जिससे कि वो अमीर हो जाए, भिखारी ना बने, है ना, लेकिन वो चीजों को कनेक्ट कर दिया जाता है। ज्यादातर ये मम्मियां करती है, याद है, घर में मम्मी करती है, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले, गरीब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके से। तो वो मम्मी जो है ना, कौन सी पॉलिसी यूज कर रही है, वो स्लिपरी स्लोप वाली पॉलिसी यूज कर रही है, जिसमें आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब आपको डराया जा रहा है इस तरह के पॉलिसीज का यूज करके। नेक्स्ट गाइस इसमें आता है आपका स्ट्रोमैन पॉलिसी। स्ट्रोमैन पॉलिसी क्या होती है? दिस स्ट्रोमैन पॉलिसी अकर्स व्हेन समवन टेक्स अनदर पर्सन्स आर्गुमेंट और पॉइंट, डिस्टॉर्ट इट और एग्जीगरेट it in some kinds of extreme way and then attack the extreme distortion as if that is really the claim the first person is making। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि जो पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, एक आर्गुमेंट आपसे करता है, उसके आर्गुमेंट को आपने पकड़ा, मतलब उस आर्गुमेंट को, उस स्टेटमेंट को आपने पकड़ा, उसमें से 2 या 3 वर्ड आपने पकड़े, उन 2-3 वर्ड का यूज करते हुए आपने एक नया क्वेश्चन बनाया और फिर आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मतलब एक ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और ही था, आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से सुना, उसमें से एक लाइन पर एक वर्ड पकड़ा, उसका एक क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर कर दिया, तो लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। ये जो है स्ट्रोमैन पॉलिसी, इसका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, दबा के यूज होता है पॉलिटिक्स में। दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन इट अटेम्प्टिंग टू रिफ्यूट अनदर पर्सन्स आर्ग्यूमेंट। दूसरे पर्सन के आर्ग्यूमेंट को क्या करते हो आप? खंडन करते हो, मतलब उसको मैनिपुलेट करते हो, और यहाँ पर आप डिस्टॉर्ट, एक उसका डिस्टॉर्शन वर्जन बनाते हो, इसको कहते हैं कमजोर वर्जन, तो उसके क्वेश्चन का एक कमजोर वर्जन बना करके उसके आप क्वेश्चन का आंसर कर देते हो। तो जनरली पॉलिटिकल डिबेट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस तरह की पॉलिसी का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो स्ट्रोमैन पॉलिसी का पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो, अच्छा पहले ये बताओ, इससे लड़ना आसान होगा या फिर इससे लड़ना आसान होगा? दिस इज ओरिजिनल क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को उठाया, देखा कि इस क्वेश्चन की एक मुंडी है, 2 हाथ हैं,
आपने उसी को इस फॉर्मेट में कर दिया, मतलब अपना खुद का क्वेश्चन बना लिया, मैनिपुलेट कर दिया, और फिर आपने इससे लड़ाई कर ली, मतलब इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया, इस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं किया। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। आपने गवर्नमेंट से पूछा, या मीडिया, आज तक या किसी मीडिया का नाम ले लेते हैं, किसी मीडिया ने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई अभी कोविड हुआ था, कोविड में आपने क्या किया? ना तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, ना ही आपने बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ना ही हॉस्पिटल की हालत अच्छी थी। क्या आपकी पार्टी कमजोर है? क्या आपकी पार्टी काम नहीं कर पाती? क्या आपकी पार्टी कमजोर है? तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर उसने एक वर्ड पकड़ लिया, कमजोर। अब उसने क्या किया, जो नेता था उसने बोला कि आप हमारी पार्टी को कमजोर बोल रहे हो, आप खुद देखो कि हमने आतंकवाद को कितने बड़े लेवल पे दबाया है, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, हमने एयर स्ट्राइक करी। आज तक किसी गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक करी क्या? आप देखो देश विदेश में हमारे नाम के चर्चे हो रहे हैं, हमने देश विदेशों में अपने साहस को, अपने अपने जो हमारे मजबूत गवर्नमेंट है उसको हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पर जो सुनने वाला पर्सन है उसको लगेगा कि हाँ अरे वाह क्या बात बोल रहा है, अरे वाह मजा ही आ गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही था। देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गए पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में इस चीजों को बहुत ज्यादा यूज होता है। क्वेश्चन ये था कि कोविड में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल क्यों अच्छे नहीं करे? क्या आपकी पार्टी कमजोर है? तो क्वेश्चन ये था, कोविड की फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया था। कोविड क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, लेकिन उस पर्सन ने उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, कमजोर किया, उस क्वेश्चन का एक वर्ड पकड़ लिया और उस वर्ड के बेस पे आंसर कर दिया। तो इससे लड़ना आसान नहीं था, मतलब इस कोविड वाले क्वेश्चन का आंसर करना उस गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने इसका आंसर ही नहीं किया। उसने आंसर इसका किया कि अच्छा आप हमें कमजोर समझते हैं, हमने तो बहुत कुछ किया है। तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉमैन पॉलिसी। अब स्ट्रॉमैन इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज यहां पर आप ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, आप एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हो जो कि उस ओरिजिनल क्वेश्चन का एक या दो वर्ड है, एक दो वर्ड आपने पकड़ लिए, आपने वहां से क्वेश्चन को बनाया कि आपने हमारी पार्टी को कमजोर समझा हुआ है, ये अपने क्वेश्चन बनाया और आपने इसका आंसर किया, ना कि कोविड वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह की जो पॉलिसी है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और एज ए जनरल पब्लिक, आम जनता, हम समझते हैं अरे वाह क्या बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, हम तुमसे बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन पता चला कि वहां तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया गया था। इस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया जाता है, हमारे दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। हमें मतलब ये हर कोई करता है, मैं एक सिंगल रूलिंग पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर तरह की जो पार्टी इस चीज का यूज करती है, इस पॉलिसी का। रेड हेरिंग पॉलिसी, रेड हेरिंग पॉलिसी में क्या होता है, is something that mislead or distract from a relevant or important question. It may be either a logical fallacy or a literary device that leads readers or audience towards a false conclusion. यहाँ पे गाइस क्या बोले जा रहा है कि रेड हेरिंग में क्या होता है, मिसलीड किया जाएगा, डिस्ट्रैक्शन की जाएगी। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है गुमराह करना, विचलित कर देना। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा था, आपने धक्का देकर के उसको इस साइड में मोड़ दिया, डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, तो यहां पर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, और जब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो लोगों का यानी कि ऑडियंस का जो ध्यान है वो उस मेन क्वेश्चन पर रहेगा ही नहीं, उसका ध्यान जो है आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे जाएगा, जिस चीज से आपने डिस्करेक्ट किया है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करो एक मीडिया हाउस ने एक गवर्नमेंट से पूछा कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। ना ही आपने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यहाँ पर रोजगार की जो प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में, ना तो आपने इसको सॉल्व किया, ना आपने महंगाई को कम किया, ठीक है, और ना ही कोविड की सिचुएशन को आप अच्छे से फेस कर पाए। तो ये जो चीजें थी आपसे पूछी जा रही है, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट से पूछी जा रही है कि आपने पिछले 5 साल में क्यों नहीं इन चीजों को किया। तो रूलिंग गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है हमने नहीं किया, हम 5 साल से हम चीजों को नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 70 साल से दूसरी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई। तो यहां पर जो सुनने वाला पर्सन है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उसे लगेगा कि हाँ अरे वाह क्या बात बोली है, 70 साल से जो इंसान काम नहीं कर पाया, ये बंदा 5 साल में कैसे कर लेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि 5 साल में आप क्यों नहीं कर पाए, 5 साल में आपने इस चीज के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। लेकिन उसने इस क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय ध्यान भटका दिया, दिस इज डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको क्वेश्चन से। उसने ध्यान आपका दूसरी पार्टी पे पहुंचा दिया कि दूसरी पार्टी क्यों नहीं कर पाई 70 साल से। तो जो ऑडियंस उसको लगेगा कि हाँ सही बोल रहा है भाई, 70 साल से नहीं कर पाए तो 5 साल में क्या होगा। लेकिन नालायकों ये भी तो देखो कि 5 साल का मतलब 5 दिन नहीं होता, 5 डेज नहीं होता, 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं। और 1 से 2 साल में ही किसी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के जो इफेक्ट हैं, जो प्रभाव है वो नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गए, इसमें तो बहुत बड़े लेवल पे प्रभाव आ जाने चाहिए थे। लेकिन हम आम जनता है, हम इतने जनरल पब्लिक सीधे साधे भोले भाले होते हैं कि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। हमें लगता है कि हाँ सही बोल रहा है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी एकदम सही बात बोल रही है, और इस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है, हमें लगता है कि सही बात बोली जा रही है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक बॉय है, मॉम से कहता है मॉम आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। मॉम कहती है बेटा घर चलो, घर पे जो एक बहुत ही मैंने तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड बनाया है, यमी यमी फूड बना के रखा हुआ है, एकदम चिकन बिरयानी या कह सकते हो पिज्जा वगैरह मैंने बेटा आपके लिए बनाया है, खीर बनाई आपके लिए मीठी मीठी। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि बच्चे का जो ध्यान ना टॉय से भटक जाएगा और वो खीर की तरफ सोचेगा, अच्छा घर पे खीर बनी है, चलो मम्मी जल्दी चलो घर चलते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि ध्यान भटका दिया, जो मेन चीज थी उससे ध्यान भटका दिया गया है, और इस तरीके की जो पॉलिसी होगी उसको हम रेड हेरिंग पॉलिसी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? इसका भी बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है पॉलिटिक्स में। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।